जो कि मोनेस्ट्री है वो कब बना था? ये सारे मोनेस्ट्री 108 मोनेस्ट्री वो भी एक ही रात में बन के तैयार हुआ था। थे वो पढ़ाई के सिलसिले में तिब्बत से फिर स्पीति किन्नौर जब अटैक हुआ था फिर डिस्ट्रॉय हो गए थे। उसके बाद वहाँ किन्नौर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे नाको में है, रिब्बा में है, राक्षम में है। जो 17वें अवतार के जो गुरुजी हैं रिंचन सांबो जी, उनकी स्तूपा है। मैत्री बुद्धा जी की जो मूर्ति है वो मठ की बने हुए हैं। तो उनका जो सबसे पहला जो पैलेस वही था, हाँ वो की मोनेस्ट्री में था। तो उनका एक मेन रूम भी है। अच्छा। ओम शब्द इतना पावरफुल है कि अगर हम ओम की आपका नाम क्या है? आकांक्षा। हेलो, कैसा रहा आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज का मेरा थंबनेल लेके आप सबको पता लग गया होगा कि आज का व्लॉग क्या होने वाला है। तो ऐसे मैं अपने व्लॉग में अपना डेली रूटीन शेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा आज का व्लॉग थोड़ा अलग क्यों ना बनाया जाए। तो आज मैं अपने व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ जो हमारे की मोनेस्ट्री है, की मोनेस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में। तो जिनको नहीं पता है की मोनेस्ट्री का हिस्ट्री क्या है तो वो लोग ये वाला व्लॉग पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो आप लोगों को भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा की मोनेस्ट्री के बारे में। तो मुझे खुद को भी उतना नॉलेज नहीं है, तो आज की मोनेस्ट्री में एक लामा जी है तो वो हमें बताएंगे कि मोनेस्ट्री के हिस्ट्री के बारे में। तो थोड़ा बहुत मैं भी जान लूँगी, तो आप लोग भी देखना व्लॉग। तो अभी फ़िलहाल मेरे साथ है दीदी और जो हमारे 2 गेस्ट है वो भी जा रहे हैं मोनेस्ट्री। तो हम चारों जाने वाले हैं अभी थोड़ी देर में गोम्पा। तो ये वाला व्लॉग आप लोग मिस मत करना। जिनको की मोनेस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में जानना है तो वो लोग ये वाला व्लॉग पूरा देखना। तो अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइज हम निकल चुके हैं मोनेस्ट्री के लिए। तो हम जा रहे हैं पैदल। तो जो हमारे 2 गेस्ट हैं मैं उन सबसे आपको मिलवाती हूँ। देखो पीछे गाइज ये रही दीदी। अच्छा हाय। एंड आपका नाम क्या है? आकांक्षा। हेलो, कैसा रहा आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा। बस अभी दिक्कत आ रही है थोड़ी ना। बाकी तो गाइस ये रहे ऋषभ, ऋषि। और ये कैमरा के सामने थोड़ी शर्माती है बट अभी धीरे धीरे ये भी बोलने लग पड़ी है। ये कैमरा शाही है। तो आप दोनों को अच्छा लग रहा है यहाँ के? हाँ बहुत, काफी मतलब बहुत अच्छी फीलिंग रही है। ऐसा मतलब कभी हुआ नहीं, बहुत जगह घूमे पर ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई। ऐसा मतलब कभी हुआ नहीं कि इतना अच्छा किसी ने मतलब कोऑपरेट किया हो। तो आज थोड़ी सी और हमारे साथ ही देखो कौन आया, लियो भी आया हुआ है। लियो। एंड ये रहा आज का वेदर। चिल्ला। तो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं की मोनेस्ट्री। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद तो अभी एक लामा जी है उनसे मैं आप सबको मिलवाऊंगी। तो वो की मोनेस्ट्री का जो हिस्ट्री है उनको पता है सारा, तो वो शेयर करेंगे। तो अभी लामा जी ने यहाँ पर है, ये जो 3 स्टैचू दिख रहे हैं यहाँ पर, तो वो यहाँ पर आए हैं। तो अभी उन्होंने मुझे चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि मोनेस्ट्री का हिस्ट्री। तो आज का व्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी चलो चलते हैं। अच्छा ये से बहुत अच्छा। ये लो वेट करेंगे बोला, ये खा लो। ये क्या है? रेड करेंट है। ओह सॉरी। या खाओ आप। तो गाइज अभी हम आए हैं जहाँ से फ़ोटो शूट करते हैं लोग। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आके। तो अभी जो हमारे 2 गेस्ट हैं उन्होंने यहाँ से फ़ोटो क्लिक करवाना है। तो अभी हम यहाँ पर आए। फिर हमने लामा जी को भी थोड़ा बहुत वेट करने के लिए बोला तो उनको थोड़ा कष्ट हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, अभी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं यहाँ पर और फिर चलते हैं नीचे। तो गाइस यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है, चेक कर सकते हैं आप लोग। गाइस मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर एंड ये रहे उलामा जी। हेलो चराने। हेलो जूली। तो गाइस ये हमें शेयर करेंगे मोनेस्ट्री के हिस्ट्री जो भी डिटेल है। तो मुझे भी उतना ज़्यादा नहीं पता है, तो अभी इसी बहाने आप लोगों के साथ मैं भी थोड़ा बहुत जान लूँगी। तो गाइस बाकी रहा स्टैचू, कुसुम कहते हैं इसे हमारे स्पीति लैंग्वेज में। कुसुम, येप्सिसुम से ना फिर उसको बोलते हैं जैसे कि जो 4 शाखाएं आते हैं। हाँ। जिसमें ना गिलुक नीमा करके साक्या। तो ये गिलुक के फाउंडर है और उनके 2 शिष्य हैं। अच्छा। आचार्य चोंखापा जी, किरू रिम्पोछेन, केसर रिम्पोछेन, 2 शिष्य। ठीक है ना। बाकी हम जानेंगे की मोनेस्ट्री के बारे में। की मोनेस्ट्री को हम यहाँ से देखेंगे ना तो की मोनेस्ट्री के 8 लेयर है, यानी कि 8 माला, 8 फ्लोर्स। 8
इंट्रेंस से लेके हाँ आपको वहाँ दिख रहे होंगे जो गेट है, वहाँ सामने जो न्यू बिल्डिंग बने हैं ना, हाँ उसके सामने जो गेट है वो न्यू एंट्रेंस, जो पहले जो सबसे पुराना जो एंट्रेंस है वो है। अच्छा हालांकि आजकल पीछे से जाने का रास्ता बना हुआ है ना, हाँ तो यहाँ से अगर हम इसको मापते हैं तो उसके पूरा टॉप तक 8 फ्लोर है, अच्छा 8 माला। फिर वहाँ जब हम टॉप में पहुँचेंगे, टॉप में भी 3 जो फ्लोर्स बोलते हैं ना, हाँ 3 माला वहाँ भी आपको दिखने को मिलेंगे। हालांकि ऐसा भी बोलते हैं कि मोनेस्ट्री के जो फाउंडर हैं हाँ। वो 2 गुरुओं ने मिल के बनाया, या दोनों गुरुओं ने बनाया ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे पुराना टेम्पल जो है जिनके नींव रखने वाले ड्रमतंबा जी हैं। अच्छा ड्रमतंबा जी कादम्बा के सबसे बड़े गुरु रहे हैं। ड्रमतंबा यानी कि हमारे जो इंडियन विद्वान हैं हाँ आतिश देवमकरा जी, उनका शिष्य हुआ करते थे। वो पढ़ाई के सिलसिले में तिब्बत से फिर स्पीति, किन्नौर, जम्मू होते हुए बिहार जाया करते थे। तो उस दौरान उन्होंने इस मंदिर की नींव रखी थी। हालांकि की मोनेस्ट्री में हर एक टेम्पल के आगे एक नेम प्लेट लिखा होगा, अच्छा ताकि लोगों को बताने के लिए कि ये किस सदी में बने हुए हैं, कितने पुराने हैं, अच्छा है ना। इस वजह से जैसे वहाँ पे मानिलाखंग, नापो गुरसुम, दुघंग, गोंगखंग, सोम, हाँ कुदुंग, सिमचुंग ऐसा नाम दिया गया हुआ है। अच्छा कई लोग ये भी पूछते हैं कि की मोनेस्ट्री का जो सबसे जो मेन टेम्पल वो कौन सा है, ऐसा पूछते हैं। काबा पर की मोनेस्ट्री में 7 की 8 कुछ कक्ष हैं। हाँ सारे कक्ष अपना एक एक सिग्निफिकेंस को दर्शाते हैं, अच्छा अपना एक महत्व को दर्शाता है, ठीक है ना। जैसे मनीलाखंग, नापो गुरसुम, हाँ गोमट्रुखांग यानी कि मेडिटेशन रूम्स, अच्छा इन तीनों की स्थापना की थी ड्रमतंबा जी ने, अच्छा है ना। उससे पहले की मोनेस्ट्री और कौमी मोनेस्ट्री हाँ एक ही जगह हुआ करती थी, वो भी रंगरी गांव से थोड़ा आगे पहाड़ों में सटे, थोड़ा आगे सट के हुआ करती थी वहाँ पे, जहाँ पर अमचम्पू का फूग है ना, हाँ वहाँ से थोड़ा आगे जाके वहीं पर। हालांकि अभी भी जो ढांचे जो गिरे हुए हैं, पत्थर जो हैं, बाउंड्री देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ हुआ करती थी। फिर वहाँ 11वीं सेंचुरी में किसी कारण अटैक हुआ था, फिर डिस्ट्रॉय हो गए थे। उसके बाद वहाँ से फिर कौमी के जो पार्ट हैं, एक पार्ट को कौमी में स्थापित कर दिया, और दूसरे पार्ट जो है की मोनेस्ट्री के जो ओल्डेस्ट टेम्पल है उसके ऊपर इसकी नींव रखी गई थी 14वीं सेंचुरी में, अच्छा जिसमें सोम, उसके बाद सिमचुंग, कुदुंग, गोंगखांग और जो ओल्डेस्ट किचन है, इनकी स्थापना 14वीं सेंचुरी में की है, ठीक है ना। अब जब हम रंगरी में जिस वक्त थे, उस वक्त उसकी स्थापना करने वाले द ग्रेट ट्रांसलेटर रिंजन सांबो, यानी कि महान अनुवादक रिंजन सांबो जो बोलते हैं, वो भी तिब्बत से ही आया करते थे पढ़ाई के लिए, तिब्बत से इंडिया। उस दौरान भारत की सबसे बड़ी, हालांकि पूरे विश्व में सबसे बड़ी विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करते थे, और पढ़ाई के सिलसिले में बहुत से देशों से पढ़ाई करने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं इतने दूर आया करते थे वहाँ पे। जैसे कि उसमें हमारे जो इंडियन विद्वान हैं, आचार्य नागार्जुना जी हैं, आर्य देव जी है, असंग जी हैं, शाक्य प्रभु जी, गुण प्रभु जी हैं, शांति देवा जी, शांति रक्षिता जी है, तो उन सभी से शिक्षा ग्रहण करने के लिए इतने दूर आया करते थे। तो उस वक्त उनका, जब महान अनुवादक जी 6वें अवतार में थे, एज अ 6 बोलते हैं ना, रिकार्नेशन, तो उस दौरान उन्होंने ये सारे मंदिरों की स्थापना एक साथ की थी, वो भी एक ही रात में की थी, जिसमें कि मोनेस्ट्री आते हैं, ललू मोनेस्ट्री आते हैं, ताबू मोनेस्ट्री आते हैं, फिर किन्नौर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे नाको में है, रिब्बा में है, राक्षम में है, कान्नम में है, पू में है, फिर लद्दाख अलची मोनेस्ट्री, जो कि सारे हिमालय रीजन में ही है। उस दौरान मेरे ख्याल से सारे जो हिमालय रीजन है वो तिब्बत के अंडर ही आते होंगे ना, तो उस वजह से उन्होंने इसकी स्थापना यहाँ की थी। बाकी जो अभी चाइना के कब्जे में है, हम बोल सकते हैं चाइना में ही है, ऐसा बोल सकते हैं। थोदिंग बोल के एक बड़ा क्षेत्रफल आता है, वहाँ पे है बाकी जो टेम्पल्स हैं, ठीक है ना। तो दोनों गुरुओं ने आधे भी चाइना में और आधा भी, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। जो हिमालय रीजन में जितने सारे टेम्पल बने हैं, उन सभी को हम रूबरू अभी देख सकते हैं। अब वहाँ तो हम जा नहीं सकते, है ना, कभी जाने का मौका मिलेंगे तो बिल्कुल जाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद जैसे हम बात कर रहे थे कि 7 कक्ष की ऐसे हैं कि मोनेस्ट्री में ना, जैसे पूछते हैं कि हमें किस कक्ष में जाके प्रेयर करना चाहिए, ऐसा पूछते हैं। पर मैं बोलता हूँ कि अगर जिनको न्यू स्टार्ट करते हैं, जैसे हम स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद हम कॉलेजेस जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, उसके बाद जॉब के लिए वो करते हैं, फिर उस वक्त जैसे हमारे की मोनेस्ट्री में सोम बोल के एक कक्ष आते हैं, है ना। सोम के अंदर
उसी दौरान के बने हुए सारे मूर्तियाँ, थंका पेंटिंग्स, उसके बाद जो 17वें अवतार के जो गुरुजी हैं रिंचन सांबो जी, उनकी स्तूपा है, मैत्री बुद्धा जी की जो मूर्ति है वो मठ के बने हुए हैं। फिर उसके अंदर द स्पोकन बुद्धा जी अच्छा है ना, वो विराजते हैं। इस वजह से वहाँ जाके दिया जला के मन्नतें मांगते हैं। हालांकि ये तो श्रद्धा पे निर्भर करेगा, अगर हम तेतियों से मांगते हैं तो बिल्कुल इच्छा पूरी होगी, है ना। तो इस वजह से उस कक्ष में जाएंगे तो स्पोकन बुद्धा जी, आपने मेरे ख्याल से कई ऐसे की मोनेस्ट्री में जब बुद्ध जयंती आती है तो उस वक्त आपने देखे भी होंगे कि उनको पालकी में बिठा के सभी लोगों को दर्शन के लिए फिर वहाँ ऊपर से अपने जो कक्ष से नीचे लाया जाता है उनको, है ना। तो स्पोकन बुद्धा जी बहुत ही मायने रखता है कि मोनेस्ट्री में। तो उस वक्त न्यू कार्य करने के लिए कुछ जैसे जॉब अप्लाई करते हैं, हमें जॉब मिलने की जो आशा करके हम जाते हैं मंदिरों में या अपने गुरुओं के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, तो उसी कक्ष में जाना होता है। अच्छा। उसके बाद फिर एक आते हैं गोंगखांग। गोंगखांग पे आप जब जाएंगे कभी तो वहाँ देखेंगे ओनली मंक्स इंटर, है ना, वो सबसे मेन रूम है। उसमें ओनली मंक्स इंटर जब दीक्षा लेके भिक्षु बनते हैं, दीक्षा लेके भिक्षु बनने के बाद ही वहाँ इंटर कर सकते हैं, क्योंकि उस जगह को बहुत ही पवित्र माना गया हुआ है। अच्छा। हालांकि प्राचीन काल में कोर्ट कचहरी, वकील, है ना, जज, अदालत ऐसा नहीं हुआ करते थे। तो सारे जैसे समाधान, जैसे लोग आते हैं झगड़ा कर हो जाते हैं किसी के बीच में या ज़मीनों को लेके या अपने परिवारों के बीच में, तो जगह जो झगड़े को सुलह करने के लिए उसी कक्ष में आते हैं। अच्छा। नापो कुरसम क्या बोलते हैं, गोंगखांग में। तो गोंगखांग में सारे गुरु मिलके फिर एज अ रिचुअल्स प्रेयर करके फिर सभी का जो निवारण है वही करते हैं। हालांकि आज भी करते हैं। अच्छा। है ना। और उसके बाद फिर हाँ एक और बात है, फिर हम लोग नीचे जाए, फिर टॉप में जाएंगे, है ना। टॉप में 2 कक्ष होते हैं, वहाँ पे एक में कुदुम लिखा होगा और एक में सिमचुंग लिखा होगा, है ना। कुदुम की मान्यता ये है कि रिंचन सांबो जी के 18वें अवतार के स्तूपा है वो, 18 अवतार की। उसके अंदर उनकी जो राख, अवशेष, बोन्स और रेलिक, इन सभी की स्थापना एक जगह करके फिर उसको ऐसा जैसे रत्न होते हैं ना, जैसे सोना हो गए, चांदी हो गए, जो धातुएं होते हैं, ब्रास, पीतल, उन सभी धातुओं से मिलकर उस स्तूपा को बनाया गया था। अच्छा। यानी कि जितने भी उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो शिष्य हैं, उन सभी ने मिलकर उसकी स्थापना की थी। अच्छा। पर वहाँ इसलिए लोग, उसकी मान्यता ये है कि जब स्पीति में बर्फ़ नहीं पड़ते हैं, बारिश नहीं पड़ते हैं, है ना, तो उस वक्त उसी जगह में जाके बारिश और बर्फ़ की कामना कर सकते हैं। अच्छा। हालांकि इससे पहले जो गुरु रहे हैं 18वें अवतार के, उनको जैसे किन्नौर में जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके, वो उनको बोलते हैं इंद्रदेव। अच्छा। हाँ, इंद्रदेव का रूप भी मानते हैं, क्योंकि वो पानी, ज़मीन, वृक्ष, इन सभी के बहुत ही धनी हैं। लोसा और रिंचन सांबो जी जो कि 18वें अवतार के। 18वें अवतार। अच्छा, 18वें अवतार में पहुंचे। अभी जो है वो 19वां है। 19वां है। अच्छा। अभी जो है 19वां है। फिर 19वें में भी वो सारी क्षमताएं हैं, है ना। जब हम उनके पास जाके आग्रह करते हैं कि प्लीज़ हमें बारिश की करना चाहिए, हमें खेत सूख रहे, तो इस तरह लोग, हमारे स्पीति के जितने भी गांव वाले हैं वो यहाँ आके इसकी कामना करते आते हैं, और उनकी जो मन्नत है वो पूरी भी होती है। हमने अपने लाइफ में देखे भी है। अच्छा। हाँ, सच्चे मन से मांगो तो मन्नत जरूर पूरी होती है गाइस। और उसके बाद हम अगले उसमें जाएंगे सिमचुंग में। सिमचुंग एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत बड़े गुरुओं ने सिमचुंग मतलब हिंदी में पैलेस, पैलेस जहाँ पे वो बैठते हैं, ठहरते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनका जो एक स्थान है ना। सिम मीन्स नींद को बोलते हैं ना, है ना। चुंग मीन्स स्थान जो है उसको बोलते हैं, जहाँ सोने की जो जगह है उसको सिमचुंग बोलते हैं। हालांकि जब महामहिम दलाई लामा जी पहली बार आए थे स्पीति में 1972 में, 1972 में, हाँ, उस वक्त उनका जो सबसे पहला जो पैलेस वही था, हाँ, वो की मोनेस्ट्री में था। तो उनका एक मेन रूम भी है, बिल्कुल वही। जब आप कभी वहाँ जाएंगे तो वहाँ नेम प्लेट होगा, आगे अंदर जाएंगे, जिस तरह मैंने बताया ना आपको, तो आप वहाँ देख पाएंगे। फिर उस कक्ष के अंदर जैसे, हालांकि इससे पहले की मोनेस्ट्री में एज अ बलि की प्रथा हुआ करती थी। अच्छा। तो उनके एक जो महामहिम दलाई लामा जी की जो टीचर हैं, टिजांग रिम्पोछे जी, उनका यहाँ पर आगमन हुआ था,
और जो बलि की प्रथा है उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया। अच्छा। तो उस वक्त भी ठिजान रमोशन जी ने वहाँ पे सभी यहाँ के जो मंक्स जो भिक्षुगण हैं, फिर यहाँ के जो गांव वाले हैं, सभी को दीक्षा दी, शिक्षा दी और टीचिंग दी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो बलि की प्रथा है वो बंद कर दी गई थी। अच्छा, तो बलि देना। उन्होंने भी उसी कक्ष में अपना समय व्यतीत किया था। उसके बाद फिर लिंग रिम्पोछे जी, लिंग रिम्पोछे जी ने सही ये अपना सरगोन रिम्पोछे, सरगोन रिम्पोछे जी, सरगोन सेंशप जो कि लरी में जन्मे हैं। इससे पहले जो अभी जब आप किब्बर जाएंगे तो उनका जो स्तूपा है वो आपको देखने को मिलेंगे। और उस स्तूपा के आगे जब उनका वहाँ पे दाह संस्कार हुआ था, उस जगह में जो चश्मे का पानी जो है वो देखने को मिलेंगे। और वो चश्मे का पानी बिल्कुल अलग है। जब सर्दियों में जब उसमें आइस होंगे ना, वो आइस जो है जिससे हम ओले नहीं गिरते हैं, उस प्रकार का होता है वो। अच्छा। आइस वो बिल्कुल ही बहुत ही पवित्र जल माना जाता है। तो उनका पिछला जन्म और अभी का जो दोनों वहीं पर उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, वहाँ पर पढ़ाई की थी। उसी कक्ष में। उसके बाद रिंजन सांबो जी है ना, लोजा और रिंजन सांबो जी 18वें अवतार और 19वें अवतार दोनों ने अपने पूरे जो जीवन यात्रा बोल सकते हैं उसी कक्ष में किया, हम ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा। और उस कक्ष के अंदर सबसे पुराने जो स्क्रिप्चर्स हैं, पोथी, किताब, पेचा, जो भी नाम दो, वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और सेंटर बीचों बीच में मैत्री बुद्धा जी की मूर्ति भी है ना, फ्यूचर बुद्धा या ग्योचमोगोम्बो, जो भी आप नाम दे सकते हैं। तो उनका फिर उसी कक्ष के अंदर जब महामहिम दलाई लामा जी 1972 में यहाँ पर विजिट किया था, उस दौरान की कुछ छवि जो पिक्चर्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे। वो भी देखने को मिलेंगे। और 19वीं जो रिंजन सांबो जी भी जो हैं, जिनको हम लोचा और रिंजन सांबो बोलते हैं ना, टी के लोचन ट्रुगुर रिम्पोछे, उनकी जो जब 5 साल में उनको 19वें अवतार माना गया था और उनकी जो पतिथि की समारोह हुई थी, थ्रोन सेरेमनी, उसी कक्ष के ऊपर वो वाला फोटो भी आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे। अच्छा। उसी सिमसंग के अंदर है ना। तो बाकी जो दीवारों में जो सारे जो थंगा पेंटिंग्स होंगे वो भी उसी दौरान के ये हैं, सभी को ऐसा संभाल के प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। हालांकि पेंटिंग्स वो सारे हाथ से बनाए हैं ना, बिल्कुल पूरा A to Z वो बनाया हुआ है। तभी तो हम आज के सेंचुरी में उसका अगर कोई मिट रहा है तो हम उसको बना भी नहीं सकते। अच्छा। क्योंकि उस दौरान के जो उन्होंने जो जड़ी बूटी या फ्लावर्स या जो भी कलर्स यूज़ किए होंगे वो बिल्कुल मेरे ख्याल से बिल्कुल शुद्ध होंगे। अच्छा। तभी तो इतने सालों के बाद भी वो चमक रहे हैं। हालांकि आजकल हम जब पेंटिंग करते हैं उसको संभाल के रखने के लिए फिर हमें दूसरा जो एक बार बार पेंट करना पड़ता है या उसको कोई साल तक रखने के लिए फिर कुछ केमिकल्स यूज़ करना पड़ता है। तो उस दौरान इसकी यूज़ नहीं होती थी, नेचुरल कलर बोलते हैं ना। अच्छा। तो वो कक्ष हो गए। फिर उसके बाद हम लोग नीचे जैसे आते हैं तो फ्लोर के बीच में मनी लखंग आते हैं, है ना। मनी लखंग का इम्पोर्टेंस ये है कि हम इंसान अपने शरीर से नेगेटिव कार्य करते हैं, सोच से करते हैं और स्पीच से करते हैं, है ना। जैसे शरीर, सोच और वाणी, इन तीनों से हमें पता नहीं चलता कि हम क्या पाप कर रहे हैं, हमसे क्या नेगेटिव कार्य हो रहे हैं, है ना। तो जब हम उस जगह जाके उस व्हील को घुमाते हैं, है ना, वो आप जब जाएंगे तो वहाँ बहुत पुराना वाला और बड़ा वाला व्हील देखेंगे, बहुत बड़ा थुंगुर से मानी थुंगुर उसको घुमाते हैं जो हाथ से थुंगुर बोलते हैं ना, जिसको हमेशा क्लॉकवाइज ही घुमाया जाता है। और उसको घुमाने का रीज़न पता होना बहुत ज़रूरी है ना। लोग जैसे वहाँ एक छोटे छोटे व्हील भी बने होंगे जैसे यहाँ बने हुए हैं। हाँ गाइस, ऐसा वाला बहुत बड़ा होता है जिसको घुमाने से हमारे पाप कम होते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ साइड में मैं फ़ोटो दे दूँगी, आप लोग देख लेना। क्योंकि कईयों को लगता है कि अब किसी को पता भी नहीं होता है, क्योंकि है ना कि कोई जब आते हैं तो ऐसा घुमा के चले जाते हैं, जब जाएंगे तो ऐसा घुमा के जाते हैं। पर ये मेरे ख्याल से रॉन्ग डायरेक्शन है। चाहे आप आ रहे हो चाहे आप जा रहे हो, हमेशा व्हील जो है एक ही डायरेक्शन में घुमाया जाता है, क्लॉकवाइज। जब आप बाहर से आ रहे होंगे तो आप खुद की तरफ खींचिए व्हील को, जब आप जा रहे होंगे तो पुश कीजिए, तो ये एक ही डायरेक्शन में हो जाता है। और हाँ, मेन ये बात है कि उस व्हील को घुमाते क्यों है ना। तो गाइस, जिनको पता नहीं आज जान लो वो लोग उस व्हील को घुमाते क्यों, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब वो व्हील को घुमाते हैं, उस ऐसा नहीं कि वो खाली व्हील ही है, उस व्हील के अंदर लाखों के तादाद में मंत्र भरे होते हैं, मंत्र, है ना, जो कि ओम माने पद में हूँ। ओम माने पद में हूँ का मतलब भी बताओ तो। बिल्कुल, ओम माने पद में हूँ। ओम जो शब्द है, मेरे ख्याल से बहुत सारे रिलीजियस में भी ये इसकी जाप होती है, जयकारा होती है, आरती होती है। इसलिए करते हैं क्योंकि ओम जो शब्द है 3 शब्दों को जोड़ के बनाया गया हुआ है ना। 3 कौन कौन से? आ, ओ, मा।
ओम। ओम, अच्छा अच्छा। ओम शब्द इतना पावरफुल है कि अगर हम ओम की जाप ही करते हैं, रोज़ उसको जापते हैं, तो जो हमारा शरीर, वाणी और सोच है, इसको शुद्ध करने में सहायता करती है। अच्छा। यानी कि ओम जो शब्द है हमारे शरीर, वाणी और सोच को दर्शाते हैं, ठीक है ना, ओम। उसके बाद शब्द आते हैं मणि। मणि, मणि रतन, आभूषण, गहना, आहा, है ना, जो भी नाम दो उसको बोलते हैं मणि। मणि। मेरे ख्याल से संसार में ऐसा ह्यूमन बीइंग नहीं होगा जो कि इसको पाने की इच्छा ना रखते हो, आहा, है ना? हाँ। क्योंकि इसको पाने से हम बहुत ऐसे काम कर सकते हैं जिसको पाने से मन को संतुष्टि मिलती है और हमारे अंदर करुणा की उत्पत्ति होती है, यानी कि कंपैशन। आहा, ऐसे कंपैशन हम सब में भरपूर मात्रा में होती है। अगर आपको झिझक लगता है कि हाँ मुझ में कंपैशन ये है नहीं, तब आप अपने बचपन को एक बार जान के देखिए, तब अच्छा। आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि कंपैशन, विजडम, ये सारी चीज़ें हमें अपने पेरेंट्स से ही साथ में मिलते हैं, हाँ, है ना। जैसे जैसे हम उम्र बढ़ते हैं, सोच बढ़ते हैं, उस वक्त से इसमें थोड़ा मिनिमाइज, नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से मणि जो शब्द है ये कंपैशन, करुणा को दर्शाते हैं, अच्छा। है ना। पद में, फिर पद में पदम, यानी कि कमल का फूल, लोटस फ्लावर, है ना। आहा, जिस प्रकार लोटस के फ्लावर को खिलने के लिए जगह की जरूरत नहीं पड़ती है, आहा, उसी प्रकार ज्ञान को स्थापित करने के लिए एक अलग प्रकार की इंसान, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं ना, वो होने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ज्ञान जो है छोटे बड़े, मेल फीमेल, बुजुर्ग, सभी में बराबर मात्रा में स्थापित होती है ना। और ज्ञान एक बार स्थापित हो गए तो बिल्कुल अज्ञान हमसे दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार कमल का फूल खिलते कीचड़ में है, जब खिल जाते हैं तो अपने ऊपर कीचड़ का एक दाग भी नहीं लगने देते। तो इस वजह से जो पद में शब्द है वो ज्ञान को दर्शाते हैं। और अंत में शब्द आते हूँ। इन सभी चीज़ों को एक जगह समेट के, है ना, इन सभी को शुद्धिकरण करने में सहायता करती है। अच्छा। यानी कि हमारे बॉडी, स्पीच और माइंड अशुद्ध होंगे तो उसको शुद्ध प्यूरिफाई करने में सहायता करते हैं। हम में कंपैशन और विजडम की जो कमियां हैं उन सभी को इंक्रीज करने में सहायता करती है। अच्छा। इस वजह से इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम व्हील घुमाते हैं या माला में इस मंत्र को जापते हैं या पत्थरों में, जैसे स्पीति में आपने बहुत जगह देखे होंगे, पत्थर में ऐसा खूंटे मार के इस मंत्र का आकार दिया गया हुआ है। हालांकि सर्दियों में जब बर्फ पड़ जाते हैं ना तो मेरे ख्याल से कोई बाहर नहीं जाते हैं, अपने घरों में ही बैठते हैं। तो बर्फ पड़ने से पहले स्पीति रिवर से वही पत्थर उठा के लाते हैं अपने घरों में। अच्छा। और घर में आग जला के आराम से बैठ के उसमें उसको खूंटे मार के फिर आकार बनाते हैं, ताकि इसका जो बेनिफिट है वो सेम है। जैसे हम फ्लैग चढ़ाते हैं, स्पीति में फ्लैग चढ़ाने की प्रथा भी बहुत है ना। ओम मनेपन में हूँ जो फ्लैग को चढ़ाएंगे तो सेम बेनिफिट जो भी हम बता रहे हैं उसी की ही फायदेमंद होती है। और दूसरे जो फ्लैग चढ़ाते हैं जिससे यहाँ जैसे ये है लुंगता। लुंगता। लुंगता में क्या होते हैं कि देखो, है ना, ये जो घोड़े का प्रिंट है, लुंग हवा को बोलते हैं, ता घोड़े को बोलते हैं। दोनों कितना तेज भागता है ना। और हमेशा जहाँ पर हवा अच्छा चलता हो ऊंचाई में इसको चढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारा जो लक है वो एक जगह पे स्थिर नहीं है, कभी, है ना, अप हो जाते हैं, कभी डाउन हो जाते हैं। जब डाउन में चले होते तो हर कोई सुना के जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। उस वक्त हमारा जो लक जो वो है डाउन हो जाते हैं। इस वजह से फिर लुंग तक चढ़ाते हैं, ताकि जब जितनी बार ये हवा से हिलेंगे, घिसेंगे, देखो अंत में सिर्फ ये वाइट स्ट्रिंग ही बचती है, तब तक हमारा जो लक है वो इंक्रीज होते जाएंगे। अच्छा। है ना। फिर लुंगता, जैसे ये लुंगता ये चढ़ा दिया, फिर ग्रीन तारा जी का फिर फ्लैग चढ़ाते हैं, व्हाइट अम्ब्रेला जी का चढ़ाते हैं। जब कोई लोग बीमार पड़ते हैं, नजर लगते हैं, है ना, तो उस वक्त व्हाइट अम्ब्रेला जी का फ्लैग चढ़ाते हैं। और जो ये लुंगता का जो कलर होते हैं वो मतलब इंसान के खमची से बा? हाँ बिल्कुल। ये जो हरा है, पीला, नीला, सफेद, जो लाल है, ये जो हमारे जो पंच तत्व है, 5 एलिमेंट्स, उसको दर्शाते हैं। जैसे और सबका अपना अपना अलग अलग होता है। जब हम जन्म लेते वक्त भी हम इसी के ऊपर ही हमारे जो जैसे एनिमल साइन हो गए, है ना, एनिमल साइन होते हैं। फिर हम किस राशिफल में जन्मे हैं उस वक्त, है ना, कोई हमारे जैसे राशि से कनेक्ट होते हैं। जैसे अगर फाग आएंगे, फिर डुल आएंगे, फिर शिवा आएंगे, लंग आएंगे, ताग आएंगे, है ना, डुल आएंगे। तो उसमें भी जो ये कोई हिंगलंग होते हैं, कोई छुलंग होते हैं, ये सारे राशि के नाम है। तो ये सारे जैसे हिंगलंग जैसे ईयर में जन्मे होंगे ना,
तो हारा वो करते हैं, फ्लैग अच्छा। चढ़ाते हैं। जिससे चांगलांग में जन्मे होंगे एयर में, तो उस वक्त रंग सेम वही है, राशिफल है, पर जो कलर है वो वाइट में आता है। वाइट में, अच्छा। तो इस वजह से फ्लैग चढ़ाते हैं। और वाइट अम्ब्रेला जी का इसलिए मैंने बता रहा था, एक बार ऐसा हुआ था कि गौतम बुद्धा जी और उनके गौतम बुद्धा जी से उनके भ्राताश्री बहुत ही ईर्ष्या करते थे, है ना, यानी कि हर चीज़ में। तब उस वक्त उनके भैया ने उनसे एक प्रण लिया था कि जब वो सामने होंगे तो ही वो टीचिंग दे सकेंगे, शिक्षा दे सकेंगे या दीक्षा दे सकेंगे, अदरवाइज वो नहीं दे सकेंगे। अच्छा। तो शाक्यमुनि बुद्धा जी तो बुद्धा है, हाँ। उन्होंने उनकी जो ये एक कसम थी, उनको बिल्कुल एक्सेप्ट किया। हाँ। और एक बार ऐसा हुआ कि जल लोक बोलते ना, जहाँ पे जल परियों का निवास है, नागों का निवास है, उस लोक में ऐसी घटनाएं घटने लगे कि लोग बीमार पड़ने लगे, अचानक डेथ होने लगे, हर एक जो वहाँ का मामला बिल्कुल बदल चुका था। तब उस वक्त उन्होंने वहाँ से गौतम बुद्ध जी को आग्रह किया कि वो वहाँ पर आए और उनका जो जितने भी सारे नेगेटिव कार्य हो रहे हैं उनका निवारण करें। अच्छा। पर उस वक्त गौतम बुद्ध जी वचनबद्ध थे, क्योंकि उनके भैया उनके साथ नहीं थे। तब आपने बुद्धिज्म की उसमें एक वाइट अम्ब्रेला बोल के पेंटिंग देखा होगा, जिनको हम डुक्कर बोलते हैं, है ना। तो वाइट अम्ब्रेला जी ने गौतम बुद्ध के बिहाफ उनके जो यहाँ हेर है वहाँ से निकल के फिर सभी जो जितने भी जल लोक में प्राणी थे उनको टीचिंग दिया। अच्छा। तो टीचिंग देने के बाद सारे जो नेगेटिव कार्य हो थे वो सब थम गए थे। इस वजह से जो वाइट अम्ब्रेला के जो फ्लैग्स हैं, वाइट अम्ब्रेला के चैंटिंग जो है, मंत्र है, उनको बहुत ही मान्यता देती है। अच्छा। आपको जब आप बीमार पड़ जाएंगे तो शायद जब आप कहीं गुरुजी के पास जाएंगे तो आपको बोलेंगे कि आपको दुकर पढ़ना पड़ेगा। तो दुकर इसलिए पढ़ाया जाता है जब बीमार पड़ते हैं ना, तो उससे उबर के आने के लिए वाइट अम्ब्रेला सबसे बेस्ट है। और ग्रीन तारा का फ्लैग चढ़ाते हैं। ग्रीन तारा सभी तारों के अभी मदर बोल सकते हैं, मदर। ग्रीन तारा डोमाजंग ड्रेजंग बोलते हैं, जिनको हम मेरे ख्याल से बुद्धिज्म में ये मानते हैं कि ग्रीन तारा को अगर कोई फीमेल पूजते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा। क्योंकि ग्रीन तारा एक ऐसी देवी है जो कि हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस तीनों के लिए स्टिक बैठता है। अच्छा। अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो उनसे हम आग्रह कर सकते हैं। अगर हमें किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही हो तभी हम वो कर सकते हैं। फिर उस वक्त फिर ग्रीन तारा जी का भी फ्लैग चढ़ाते हैं। अच्छा। और उसके बाद ये फ्लैग चढ़ाने की जो विधि है तंत्रयाना में आते हैं, है ना। बुद्धिज्म में 2 सूत्र आते हैं ना, एक सूत्रयाना, एक तंत्रयाना। अच्छा। तो तंत्रयाना के आधारित पे जो जितने पूजा पाठ हैं, फिर जैसे स्मोक संग चढ़ाते हैं, सुर चढ़ाते हैं, है ना, शुपा चढ़ाते हैं, फ्लैग चढ़ाते हैं, ये सभी तंत्रयाना के उसमें आते हैं। अच्छा। जो जिनके जो संस्थापक हम बोल सकते हैं आचार्य गुरु पद्मसंभव जी, उनके बदौलत ये सारी चीज़ें हम आज कर पा रहे हैं। अच्छा, ये बात है। और कुछ पूछना है इसके बारे में, मोनेस्ट्री के बारे में या किसी? ये मोनेस्ट्री मतलब सम साल पुराने है, कितने साल पुराने, कब बना है, एग्जैक्ट डेट? एग्जैक्ट डेट हम बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कि मोनेस्ट्री में 3 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो अलग अलग सदी में बने हुए हैं। सबसे पुराना 1000 साल पुराना है। 1000 साल पुराना? बिल्कुल, 10th सेंचुरी में बने हुए टेम्पल है। अच्छा। और जो दूसरा तो अभी हम बात कर रहे थे ना, 14th सेंचुरी में रिपीट किया गया। और दूसरा जो है 21st सेंचुरी में जो नया टेम्पल है, हालांकि सन 2000 में वो बन के तैयार हुआ था। और यहाँ पर महामहिम दयाल लामा जी का आगमन हुआ और उन्होंने इसकी शुद्धिकरण की और कालचक्र टीचिंग भी दिया था। अच्छा, हाँ, सन 2000 में। सन 2000 में उस वक्त आप देख रहे हैं ना, ये नीचे तो खेत है ना, हमें आज भी याद है जब उस वक्त ये सारे जो जमीन है वो बंजर हुआ करते थे, टोटली बंजर थे उस वक्त। अच्छा। फिर उस वक्त जब यहाँ पर कालचक्र टीचिंग हुआ था ना, तो उस तरह सारे जो शरणार्थी है टेंट लगा के सभी उसी ग्राउंड में ठहरे थे। और महामहिम दयाल लामा जी के कहने के मुताबिक यहाँ पर ग्रीनरी आया हुआ है। अच्छा। उन्होंने ये बताया कि इन जमीनों को ऐसा आप क्यों खाली छोड़ रहे हैं, क्योंकि उपजाऊ लाइए। तो सन 2001 के बाद फिर यहाँ उपजाऊ लाना शुरू किया। अच्छा। आज आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे आज सब लोगों ने अपना खेत लगाया हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, मतलब लेट ही ये खेत बना हुआ है, 2001 के बाद बना हुआ है। अच्छा। 23 years old। गाइस, सब तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी। अच्छा गाइस, तो ये था मोनेस्ट्री का हिस्ट्री।
तो थैंक यू बताने के लिए, ये जांस थैंक यू याजुले। जुली। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ घर। तो बाहर है बहुत तेज़ गर्मी, तो गर्दन बहुत जल रहे थे। तो बाकी अभी लामा जी ने मुझे थोड़ा बहुत और बताया था, तो वो अभी मैंने कैप्चर नहीं किया, तो अभी मैं आप सबको बताती हूँ। जो हमारे की मोनेस्ट्री के परम गुरु टी के लोचन टुल्कू रिम्पोछे जी है, उनका जब 6वां अवतार था ना, अभी तो 19वां अवतार है उनका। तो जब उनका 6वां अवतार था तब हमारे मोनेस्ट्री में एक ही रात में 108 मोनेस्ट्री बने थे, वो भी 101 ही रात में, मतलब उनके 6वें अवतार में। तो वो मोनेस्ट्री है, जैसे एक है हमारे की मोनेस्ट्री, ताबो मोनेस्ट्री, और कुछ किन्नौर में है, नाको में है, कान्नम में है, रिब्बा में है, और रक्षम में है, और कुछ अभी मतलब आधे अभी इंडिया में है, और आधा जो है वो अभी चाइना में है, और कुछ लद्दाख में भी है। तो जो लद्दाख में जो मोनेस्ट्री है ना, वो है अलची मोनेस्ट्री। तो जब लोचन टुल्कू जी का 6वां अवतार था तब इतने सारे मोनेस्ट्री, 108 मोनेस्ट्री, वो भी एक ही रात में बन के तैयार हुआ था। तो ऐसा कुछ है। बाकी गाइस जो हमारा की मोनेस्ट्री है, जो पुराने ज़माने की मोनेस्ट्री का जो मेन नाम है ना, वो है किल मोनेस्ट्री। और जो की विलेज कहते हैं ना, तो किल विलेज ऐसा कहते हैं। तो लामा जी ने मुझे बताया, मुझे खुद को भी नहीं पता था। तो किल मोनेस्ट्री, किल विलेज ऐसा बोला जाता है। तो ये नाम है एग्जैक्ट नाम। गाइस की मोनेस्ट्री का स्टोरी कुछ ऐसा है, आप सबको पता लग गया होगा। होप आप सबको ये वाला व्लॉग देख के अच्छा लगा होगा। तो बाकी की मोनेस्ट्री का जो एग्जैक्ट डेट है ना, जब की मोनेस्ट्री कब बना था, तो ये तो मुझे भी नहीं पता है। अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो होप आप सभी को ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जो चैनल पे नए हैं, तो यहाँ नीचे मेरा इंस्टा आईडी आ रहा होगा, जहाँ के मुझे वहाँ पर भी फॉलो करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।